वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं का व्याकरण पढ़ रहे जिसका टॉपिक है क्रिया। क्रिया में हम क्रिया के भेद देख रहे और क्रिया का ये सेशन नंबर दूसरा है। इसके पहले भाग में हमने देखा था क्रिया की परिभाषा। किसे कहते हैं क्रिया? कि किसी भी काम का बोध होने को हम क्रिया कहते हैं। फिर अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हमने क्रिया को समझा कि जैसे लड़का पढ़ता है, मछली तैरती है। अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हमने क्रिया को समझा। उसके बाद हमने क्रिया के भेद देखे। कर्म के आधार पर हम क्रिया के भेद पढ़ रहे थे इसके पहले सेशन में। क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया ये कैसे पहचानते हैं, यह हमने अलग अलग उदाहरणों के द्वारा देखा। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कि जिस क्रिया में कर्म का बोध नहीं होता या कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तथा सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? कि जिस क्रिया में कर्ता और कर्म या कर्म सहित क्रिया होती है उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पढ़ा। अब आगे देखते क्रिया के अन्य भेदों को हम विस्तार के साथ पढ़ते हैं। इसके पहले भाग में हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखे। अब हम संरचना के आधार पर क्रिया के भेद देख रहे हैं। इसे हम संरचना के दृष्टि पर भी देख सकते हैं कि संरचना के दृष्टि के आधार पर या संरचना के दृष्टि से क्रिया के भेद बताइए। समझ में आ रहा है कि उत्तर सेम रहेगा लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग रहेगा कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद है या संरचना के दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है। संरचना के दृष्टि से क्रिया के भेद ऐसे भी आपको पूछ सकते हैं। संरचना के आधार पर या संरचना के दृष्टि से क्रिया के कुल 5 भेद है। भेद को ही हम क्या कहेंगे? प्रकार। तो संरचना के आधार पर क्रिया के भेद में पहला प्रकार है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। तो इन अलग अलग क्रिया के भेदों के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि उसके अंदर कौन सी क्रियाओं को हम क्या कहेंगे। जैसे कि सामान्य क्रिया जो सर्वसामान्य साधारण क्रिया होते उसे कहेंगे सामान्य क्रिया। फिर संयुक्त क्रिया मतलब दो क्रिया एक साथ जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसे कहेंगे हम संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया मतलब जहां पर नाम और धातु एक साथ जोड़े जाते हैं उन्हें कहेंगे नाम धातु क्रिया। फिर प्रेरणार्थक क्रिया कि उसमें प्रेरणार्थक क्रिया में प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया कि क्रिया के पूर्व भी होने वाली क्रिया उसे हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। अब संरचना के आधार पर जो क्रिया के अलग अलग भेद है उनके हर प्रकार को या हर भेद को हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया की परिभाषा में पढ़ते हैं हम, जहां किसी एक क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। सामान्य क्रिया से हमें क्या बोध होता है कि वहां पर सिर्फ एक ही क्रिया होती है, अर्थात सर्वसाधारण वाक्य में हम देखते हैं हमेशा एक ही क्रिया का बोध होता है। तो ऐसे क्रिया को हम कहेंगे सामान्य क्रिया। अब यहाँ पर मैंने अलग अलग उदाहरण दिए कि पहला वाक्य है किसान ने पौधों को पानी दिया। इस शब्द से कौन सी क्रिया का बोध होता है? कि देना। इस शब्द में मूल धातु या मूल क्रिया कौन सी होगी? दे इस मूल धातु या मूल क्रिया होगा देना। और यहाँ पर वाक्य में दिया या देना यह एक ही क्रिया होने का बोध हो रहा है। अब देखो किसान ने पौधों को पानी दिया। अब किसान यह क्या है?
कर्ता, और दिया यह क्रिया है, और कर्म पौधों को पानी, कौन सा कर्म कर रहा है? वो पौधों को पानी देने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर एक ही क्रिया होने का हमें बोध हो रहा है, इसलिए यह वाक्य या यह क्रिया सामान्य क्रिया होगी। अब देखते हैं सामान्य क्रिया का दूसरा उदाहरण। पक्षी आकाश में उड़ेंगे। इस वाक्य में पक्षी यह क्या है? कर्ता, और उड़ेंगे, उड़ेंगे यह क्या है? क्रिया है, और आकाश यह शब्द क्या है? हम कर्म मानेंगे उसे। फिर उड़ेंगे यह एक ही क्रिया का बोध यहाँ पर हो रहा है। पक्षी आकाश में उड़ने की एक ही क्रिया कर रहा है, इसलिए यह सामान्य क्रिया होगी। फिर तीसरा वाक्य है राजू ने पत्र लिखा। यहाँ पर भी लिखने की क्रिया हो रही है, और इस वाक्य से हमें एक ही क्रिया होने का बोध हो रहा है। तो लिखना यह एक ही क्रिया यहाँ पर हो रही है, इसलिए यह वाक्य भी सामान्य क्रिया का उदाहरण है। आगे देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? यह सबसे पहले पढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर वाक्य पूर्ण बनती है, तब वे संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। तो संयुक्त क्रिया, इससे हमें क्या पता चलता है कि जब वाक्य में दो क्रिया मिलकर वाक्य पूर्ण होता है, तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया के लिए दो क्रिया का होना आवश्यक है, और सामान्य क्रिया में सिर्फ एक ही क्रिया रहेगी। देखते हैं संयुक्त क्रिया का उदाहरण। पहला उदाहरण है राम खाना खा चुका है। अब देखो यहाँ पर खाना, खाना और खाना खाकर बैठना, इससे मतलब चुकना, यहाँ पर भी दो क्रिया का बोध हो रहा है। खाना खाने की क्रिया हो चुकी है, यहाँ पर हमें दो क्रिया का बोध हो रहा है कि खाने की और चुका, यह दो क्रियाओं का बोध हो रहा है। आगे का उदाहरण देखते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे होंगे। इसमें भी देखो उड़ना और होना, यह दो क्रिया का बोध हो रहा है। गाड़ी निकल चुकी थी। इसमें निकलना और चुकी यह थी, यह शब्द से हमें दो क्रिया का बोध हो रहा है। तो जिन क्रियाओं में या जिन वाक्य में दो क्रियाएं होती है और दो क्रिया होने से वह वाक्य पूर्ण होता है, तब वह संयुक्त क्रिया कहलाता है। आगे के वाक्य का क्रिया का भेद है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया का अर्थ होता है कि जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनी होती है, उन्हें हम कहेंगे नाम धातु क्रिया। अब हमने देखा कि क्रिया के पहले भाग में भी हमने देखा था कि क्रिया का एक मूल रूप होता है। सर्वसामान्य क्रिया आना, जाना, उठना, बैठना, यह क्रिया होती है और वह क्रिया मूल धातु से या मूल क्रिया से बनती है। लेकिन जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है, ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया। तो अब देखो बात करना, अब जब मैं अकेली बात करती हूँ तो वह सर्वसामान्य क्या क्रिया है कि बात करना। लेकिन जब हम ग्रुप में बात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? बतियाना। तो देखो इस वाक्य में बतियाना, बतियाना, यह शब्द या यह क्रिया क्या होगी? नाम धातु क्रिया, क्योंकि यह क्या हो गई है? यह विशेषण से बनी हुई है क्रिया है। अपना से अपनाना, कि अपना यह क्या है? एक भाव है या विशेषण ही हम उसे कहेंगे। तो अपना इस क्रिया से बना हुआ शब्द है अपनाना, तो विशेषण से बना हुआ यह क्रिया शब्द है, इसलिए अपनाना यह नाम धातु क्रिया है। फिर ठोकर से ठुकराना, यह भी नाम धातु क्रिया है कि चलते चलते ऐसे हम ठुकरा जाते हैं तो उसे कहेंगे हम ठुकराना। फिर साठ से सठियाना, नरम से नरमाना,
तो बतियाना, अपनाना, ठुकराना, सठियाना, नरमाना, यह सारे कोई शब्द संज्ञा से, सर्वनाम से तो विशेषण से बने हुए हैं। इसलिए इन सारे शब्दों को कौन से, बतियाना, अपनाना, ठुकराना, सठियाना और नरमाना, ऐसे क्रियाओं को हम नाम धातु क्रिया कहेंगे। तो इस प्रकार हमने क्रिया के 3 भेद पढ़े यहाँ अब तक, और उसके पहले हमने कर्म के आधार के क्रिया के 2 भेद पढ़े। तो अब तक हमने जो पढ़ा है उस क्रिया के प्रकार में या क्रिया के भेद में हम कुछ प्रश्नोत्तर का सराव सबसे पहले कर लेते हैं, फिर उसके आगे क्रियाओं के भेद को हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कुछ प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला है कि क्रिया किसे कहते हैं। अब क्रिया किसे कहते हैं यह हमने इसके पहले सेशन में पढ़ा था। कौन बताएगा मुझे क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया की एक हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जहां पर काम के होने का बोध होता है। वेरी गुड। तो देखते हैं हमारे उत्तर के ऑप्शन में कौन सा उत्तर सही है। क, संज्ञा के विकारी तत्वों को क्रिया कहते हैं? नहीं। फिर ख, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्रिया कहेंगे? नहीं। ग, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्रिया कहते हैं? ये भी नहीं है। अब आगे का देखते हैं, एक ही बचा है और विकल्प है घ, किसी काम के करने या होने का बोध करने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, उत्तर में दिया है, ऑप्शन के विकल्प के उत्तर में दिया है कि किसी काम के करने या होने का जहां पर बोध होता है उसे, उस शब्द को हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। तो उत्तर का सही, विकल्प का सही उत्तर होगा घ। तो क्रिया किसे कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घ, किसी काम के करने या होने का बोध करने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं इसके आगे का प्रश्न। प्रश्न दूसरा है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। इसके पहले सेशन में हमने देखा था कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कौन बता सकता है इसका उत्तर? कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्म क्रिया और अकर्म क्रिया। देखते हैं उत्तर का ऑप्शन कौन सा है। क 3, ख 4, ग 6 या घ 2। तो इसका सही उत्तर होगा घ 2। प्रश्न तीसरा है, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। उत्तर के ऑप्शन है क 3, ख 4, घ 6 या घ 5। तो हम देख रहे थे संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते? 2 नहीं, तो कितने? 5। वेरी गुड। तो उत्तर का ऑप्शन होगा घ 5। आगे का प्रश्न है, पहाड़, सागर, कुछ, पुस्तक, राम, आना, पिला, गिरना शब्दों में से कौन से क्रिया शब्द है? आपको देखो अलग अलग शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको क्रिया शब्द चुनकर लिखना है। तो हम देखते हैं पहले उत्तर के ऑप्शन में क्या क्या दिया है। क, पहाड़, सागर। अब पहाड़ और सागर क्रिया है, किसके नाम है? यह संज्ञा। तो पहाड़ और सागर किसी संज्ञा है, यह क्रिया नहीं है। उसके बाद ख का उत्तर देखते हैं, ऑप्शन में क्या है? पुस्तक और राम। पुस्तक और राम यह क्या है? यह भी संज्ञा है, यह क्रिया नहीं है। अब ग देखते हैं, ग का उत्तर है कुछ और पिला। कुछ और पिला यह क्या है? विशेषण है, यह भी क्रिया नहीं है। अब बचा घ। देखते हैं घ का उत्तर क्या है? आना, गिरना। आना और गिरना यह क्या है? क्रिया है। तो इसमें से जो प्रश्न पूछे गए अलग अलग शब्द है, उसमें से क्रिया शब्द कौन से है? सिर्फ 2 ही है, आना और गिरना। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन होगा घ, आना, गिरना। आगे का प्रश्न है, वाक्य दिया गया है आपको एक, रोहित अपने मित्र को चिट्ठी लिखता है, रेखांकित क्रिया का भेद बताइए। अब यहाँ पर प्रश्न तो पूछा गया है लेकिन रेखांकित नहीं किया गया है, हम यहाँ पर रेखांकित करते हैं कि लिखता है। अब देखते हैं उत्तर के ऑप्शन क्या दिए हैं। क अकर्मक क्रिया, ख द्विकर्मक क्रिया,
ग पूर्वकालिक क्रिया या घ सकर्मक क्रिया। अब इसमें देखते हैं, एक तो द्विकर्मक क्रिया, हाँ क्रिया का प्रकार है ही नहीं तो यह उत्तर नहीं हो सकता है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें कर्म नहीं होता है, तो इसमें इस वाक्य में कर्म है इसलिए यह अकर्मक क्रिया नहीं होगा। उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया, यह भी नहीं है। तो सकर्मक क्रिया देखो क्या है कि क्रिया के साथ सकर्म कर्म के साथ क्रिया है कि रोहित अपने मित्र को चिट्ठी लिखता है। अब रोहित यह क्या है? करता है। और वह क्या कर रहा है? कौन सा कार्य कर रहा है? मित्रों को चिट्ठी लिखने का कार्य कर रहा है, मतलब यहाँ पर कर्म है। तो यहाँ पर यह वाक्य कर्म सहित क्रिया, क्रिया जो है कर्म सहित है, इसलिए यह क्या होगा? सकर्मक क्रिया इसका उदाहरण है। तो रेखांकित जो क्रिया का भेद है यह क्या है? सकर्मक क्रिया का भेद है। तो बच्चों अब तक क्रिया के व्याकरण के इस टॉपिक के भाग में हमने पढ़ा, क्रिया के अलग अलग प्रकारों को पढ़े। इस भाग में हमने संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ा और उसमें हमने क्रिया के 5 भेद देखे। उसमें से पहले 3 भेद को हमने विस्तार के साथ, उदाहरणों के साथ, स्पष्टीकरण के साथ पढ़ लिया है। अब जो अन्य क्रिया के प्रकार है यह पढ़ेंगे इसके अगले भाग में। तो मिलते हैं अगले भाग में।